नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फॉरेस्ट फायर्स यानी जंगलों में लगने वाली आग एक बार फिर से चर्चाओं में है। हर साल की तरह उस मौसम में जिस मौसम को अब उत्तराखंड में फॉरेस्ट सीज़न कहा जाने लगा है, 15 फरवरी से और मई एंड तक का ये जो दौर होता है, इसमें फॉरेस्ट फायर के तमाम मामले देखने को मिलते हैं। और जब से सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएँ ज़्यादा होने लगी हैं, तब से बहुत सारे लोग इसके बारे में कंसर्न रहते हैं। कई तरह की बातें होती हैं, कभी इसे मैन मेड कहा जाता है, कुछ लोग इसे नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं, और अलग अलग तरह से रिपोर्ट होता है। लेकिन एक कंसर्न का पॉइंट ज़रूर है, एनवायरमेंटल दृष्टिकोण से भी और तमाम सोशल दृष्टिकोण से भी, जो क्योंकि जैसे जैसे गाँवों के नज़दीक वो आग पहुँचती जा रही है, बहुत सारे जगहों पे इस तरह के भी मामले हुए जहाँ पे हैबिटेट्स तक में फॉरेस्ट फायर के मामले देखने को मिलते हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं आज बात करने के लिए, जिनसे हम इस मुद्दे पर, इसके इर्द गिर्द, इसकी पूरी पॉलिटिक्स पर और तमाम इसकी हिस्ट्री पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एसपी सिंह सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सिंह गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं और हिमालयन इकोलॉजी में देश के सबसे बड़े नामों में उनका नाम शुमार है। और हमारे साथ डॉक्टर एसपी सती हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर सती से बारामासा के दर्शक पहले से परिचित हैं, उनकी बातों को खूब सराहते हैं। और जो लोग उनको आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक ब्रीफ बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री रानी चौरी में सर एचओडी हैं। सर, फॉरेस्ट फायर पे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि फॉरेस्ट फायर को अब जब रिपोर्ट किया जाता है अखबारों में, तो इसको नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदा नाम दिया जाता है। वो आप कितना सहमत हैं इस बात से और कितना नहीं? मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि नेचुरल उस हिसाब से है कि इसी समय आग लगती है। मींस नेचर का कंट्रीब्यूशन है इन द सेंस कि सूखा पड़ता है, टेम्परेचर हाई होता है, और एक और बात होती है, लिटर फॉल होता है जी। तीनों चीज़ मिलती है तब, इसलिए इस हिसाब से नेचुरल। मगर बिना ये हमारी जो फायर्स हैं जो फ्रीक्वेंट हैं, हर साल लगती हैं, ये सब मैन मेड फायर है। और जो उस तरह की फायर्स होती हैं वो 50 साल रिटर्न टाइम है, 100 साल रिटर्न टाइम है, लाइट जिसे कहते हैं, ये उस कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि सर, इग्निशन जो भी है, जहाँ पे भी आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, उसमें जो इग्नाइट है वो उसमें ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, आदमी का रोल है। और मेरा कहना है कि आग और आदमी कभी कभी मुझे लगता है जेनेटिकली तो रिलेशनशिप है तो नहीं बन गया है, क्योंकि नोमैड तो हम 95% टाइम रहे हैं, और आग हमारे साथ था। तो इट अकर सो नेचुरली। मुझे कोई शिकायत नहीं आदमी से इस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको उसके बिना आग के वो रहा नहीं है कभी भी। तो इसलिए अगर लगाता है तो आई थिंक इट्स पार्टली जेनेटिकल। तो सर, जो अगर लगाता है और जिस तरह से वो आग फैलती है, उससे उसके कई सारे पहलू फिर जुड़ते हैं। उससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट आजकल ये नया ऐड हो चुका है कि जो बेस लाइन पोल्यूशन ऑलरेडी हमारा एयर का बहुत ख़राब है बिकॉज ऑफ व्हीकल्स, और फिर ये ऐड कर दे रहे हैं हम ब्लैक कार्बन, फिर ग्लेशियर मेल्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये एक नया डायमेंशन ऐड हुआ जिसके कारण चिंता ज़्यादा हो रही है। अदरवाइज़ ये छोटी छोटी फायर तो चाहिए थी, लोग मैनेज करने के लिए भी लगाते हैं, और नहीं, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो बड़ी फायर लगेगी। तो अमेरिकन जो है, रेड इंडियंस, जब वहाँ आग लगाते थे तो उन्हें मजाक बनाते थे वाइट लोग कि भाई नहीं अब नहीं आग लगाना है, बंद करेंगे हम लोग। जब देखा उन्होंने कि तो इट इज़ लीडिंग टू बिग फायर्स, देन दे लर्न कि नहीं आग लगनी चाहिए। इसीलिए हमारी जो फॉरेस्ट्री आई थी वो रेड इंडियंस वाली इसके पहले बाद की स्टेज आई थी। हमने हर जगह किताब में लिखा था आग नहीं लगाना है, पर एक सर्टेन लेवल ऑफ फायर बड़ी फायर से बचाता है। ये बात तो है, ये बात सच है। तो सर, एक लेमैन जब ऋषिकेश से गुजरता है, कोई टूरिस्ट वहाँ से गुजरता है, या पहाड़ के रहने वाले लोग ही जब वहाँ से गुजरते हैं और देखते हैं कि ऋषिकेश के ऊपर तकरीबन 500 मीटर तक आग लगी हुई है, जंगल जल रहा है,
वो कितना कंसर्न वाला होना चाहिए, मतलब उसे देख के जो डर, जो सोशल मीडिया पर जो नहीं, तस्वीरें होती हैं, वो कितना डर होना चाहिए उसे देख के? खासकर एजेड पॉपुलेशन हो गई पहले से ज़्यादा, जी। तो अस्थमा एंड ऑल डिजीजेस इस तरह की समस्या भी आ रही जो पहले नहीं थी। पहले कम थी, लोग यंग लोग ज़्यादा थे, अब जो है हमारी लॉन्गेविटी बढ़ रही है, तो इट शुड बी कंसिडर, ये ज़्यादा सीरियस मैटर होता जा रहा है। और इसके तरीके निकाले जा सकते थे। मुझे लगता है कि एक ही तरीका था कि कम्युनिटी के साथ बातचीत हो, और जिसमें कि वो भी शामिल हो, और पीरियड शॉर्टन किया जा सकता था ना। मतलब जो लिटर फॉल करीब अप्रैल में होता है, बिगनिंग में मार्च एंड अप्रैल, उसी समय टेम्परेचर राइज करना शुरू होता है, सूखा रहता है, आग लगनी अगर हम उसको मान लो एक महीना बदल दें, कभी अप्रैल में बरसात होती है, देन इट बिकम्स शॉर्टर। इस तरह के कुछ मेजर्स या कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती, बहुत तरीके थे जिससे डेवलप की जा सकती थी, क्योंकि ये समस्या तो हो चुका है, पहले नहीं था। देन आप चाहते हो टूरिज़्म साल भर रहे, टूरिज़्म होली काऊ है, जिसमें उसके खिलाफ भी कोई नहीं बोल सकता। तो ये सब संबंध जो है, तो उसको मैनेज करने के लिए शायद फायर दिक्कत करेगा, ये मुश्किल तो है। सर, ये जो सर ने जो बात कही, पहले कंसर्न वाली बात पे ही थोड़ा सा और बात करेंगे, उसके बाद रीजंस और हिस्टोरिकल टाइमलाइन पे आते हैं फॉरेस्ट फायर्स की। तो ये जो जंगलों की आग, वही सवाल मैं एक बार आपसे भी जानना चाह रहा हूँ। ये जो जब एक आम आदमी देखता है जंगलों को जलते हुए, या सोशल मीडिया पर अपनी टाइमलाइन पर फॉरेस्ट फायर्स की तस्वीरें देखता है, कितना कंसर्न, मतलब किसके स्तर पर ये घबराने की या कंसर्न की बात मोस्ट है? ऑफ द फायर्स अलोंग द रोड हैं, आदमी से जुड़ी हुई है। रोड पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो दिखाई भी ज़्यादा पड़ता है। अगर अंदर अगर लगती है, रोड पे कम लगती तो कम मानते हैं हम कम खाते, तो ये शायद एक फैक्टर ये भी है। हाँ, ये भी एक वो है कि सड़क हाँ, सड़क से जुड़ी हुई ज़्यादा हैं, सड़क से गुजरते हुए ही ज़्यादा नज़र आती हैं, तो वो भी ये प्रूव करता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन का डायरेक्ट रोल है इसमें। सर, उसी सवाल पे कि कितना चिंताजनक है, सबसे पहले तो ये सवाल। जैसे सर ने कहा कि आग के दोनों पहलू हैं, आग हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। सवाल ये उठता है कि जिस फ्रीक्वेंसी में आग हर साल अब एक प्रॉब्लम बन गई, पहले दशकों में लगती थी और बड़ी फायर होती थी, लेकिन अब हर साल जो आग हो रही है, कई बार तो ऐसा हो रहा है कि एक फॉरेस्ट में 2-2, 3-3 बार लग जा रही है आगे। ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये वास्तव में कंसर्न की बात है। और बड़ी स्टडीज़ आ रही हैं कि इसकी वजह से, जैसे पिछले साल एक स्टडी आई, बड़ी ग्रुप थी, उसमें कलकत्ता और गढ़वा यूनिवर्सिटी और जेएनयू, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक कंक्लूजन ये भी निकला कि फॉरेस्ट फायर के बाद जो एरोसॉल की डेंसिटी बढ़ जाती है एयर में, उसके बाद क्लाउड बस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। एक ये महत्वपूर्ण बात। दूसरा, ये इस तरह की स्टडीज आई हैं कि फॉरेस्ट फायर के बाद जो ब्लैक कार्बन, जो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ग्लेशियर्स के ऊपर, तो एल्बिडो चेंज होता है। तो ग्लेशियर्स के रिफ्लेक्ट करने की, सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करने की जो ताकत है, वो घट जाती है, क्योंकि जितना सफ़ेद होगा, जितना स्वच्छ होगा, उतना रिफ्लेक्शन होगा, जितना डल होगा उतना कम होगा। तो उसकी वजह से ग्लेशियर्स की ऊष्मा सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। ऊष्मा सोखने का मतलब ग्लेशियर का अधिक मेल्ट होना। तो ये चीज़ें हैं। तो ये बात भी है कि हर साल आग लगने के बाद सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, जंगलों में सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, और कई स्पीसीज, जैसे खासकर वाइल्ड लाइफ के लिए तो फॉरेस्ट फायर हमेशा ही खतरनाक हुई है। हमने देखा है कि मेरे सराउंडिंग में, मेरी यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग में आग लगी थी 3 साल पहले, तो वहाँ जंगली जितने भी खासकर मुर्गे थे, कलीज थे, या काकड़ वगैरह थे, जितने भी, उसके बाद वो दिखने बंद हो गए थे, 2-3 साल तक दिखे नहीं। इसका मतलब बड़ी तादाद में मरे हैं। तो ये बहुत सारे पहलू हैं। और उत्तराखंड में तो जो जितने भी तरह के डिज़ास्टर्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है वो लैंडस्लाइड है। और जैसा आपने बताया कि इरोजन बढ़ता है, तो एक डायरेक्टली ये भी दिखता होगा कि वो सीधे लैंडस्लाइड्स को भी संबंध सीधा है। दूसरी बात सर ने जो कही, ये बात सर की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहता हूँ कि जो सड़कें हैं, पिछले
20 साल 22 साल में आपने करीब करीब मैं कहता हूँ 45,000 किलोमीटर के करीब करीब सड़कें अतिरिक्त बना दी आपने, 40 से 45,000। पहले 2000 में केवल 8,000 किलोमीटर सड़क थी, अब 45,000 किलोमीटर सड़क। 45,000 मतलब 45,000 किलोमीटर अतिरिक्त माचिस ले जाने वाले लोगों की तादाद, वो आपने उनको फैसिलिटी दे दी है। तो इतनी जगह आप आग ले जा सकते हैं। दूसरे पहलू भी उस पर आएंगे कि फॉरेस्ट की प्रवृत्तियाँ जो चेंज हो रही, सर उसमें भी बात करेंगे। तो पर मुख्यतः बात ये है कि जो हमने कनेक्टिविटी बढ़ा दी है पहाड़ों में, गांव खाली हो रहे हैं तो गांव तक जंगल आ गए हैं, तो आग भयावह रूप से गांव तक पहुंच रही है। सड़कें ज़्यादा बना दी हैं अपनी, मतलब आप जंगलों में आपने सड़कें घुसा दी हैं, तो सड़कों के माध्यम से आग ले जाने वाले लोग बढ़ा दिए आपने, उनकी तादाद बढ़ा दी, उनकी संभावना बढ़ा दी। तो इसलिए आग दोनों तरीके से, गांव खाली होने से भी और सड़कें बढ़ाने से, दोनों स्थितियों में आग लगने की प्रवृत्ति ज़्यादा हुई है। सर जैसा कि अभी डिस्कस भी हुआ कि ऑलमोस्ट 100% टाइम्स, या मतलब अगर एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो वो ह्यूमन ही उसके पीछे का रीजंस हैं। तो सर क्या वो सिर्फ एक्सीडेंटल रीजंस होते हैं या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेनिफिट होते हैं इससे और वो आग लगाते हैं? नहीं, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जो रिलेशनशिप है फॉरेस्ट की और जो कम्युनिटी है वो पहले से कमज़ोर हो रही है। मींस फॉडर, फायरवुड और कलेक्शन, लिटर का कलेक्शन भी कम होने लगा है। डीपॉपुलेशन कहीं कहीं हो चुका है, पर आग लगाने का में फ्रीक्वेंसी कम नहीं हुई है। इसका कारण है कि बहुत ज़्यादा आदमी नहीं चाहिए आग लगाने वाले, कुछ ही चाहिए, तो कुछ से काम चल जाता है। वो कौन लोग हैं, कैसे लगाते हैं, इसका ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो कुछ स्टडीज़ हुई कंक्लूसिव नहीं थी। जैसे किसी ने कहा कि आग इससे लगाई जाती है कि ग्रासेस जल्दी ग्रो कर जाएंगी। तो मेरा कहना था कि या आपने कहा कि जो इन जनरल घास जिसे कहते हैं गेमिनिशियस, उसकी ग्रोथ बेटर होती है जब फायर लगती है। तो एक भारी कारण ये दिया गया। ऐसे और बहुत से कारण, कोई कहता है कि लिटर फिसल जाता है, एनिमल्स के लिए दिक्कत थी। ये सब पॉइंट्स रेज किए जाते हैं, पर ओवरऑल मेरा कहना है इट इज़ हैबिचुअल। आदमी जो है जब तक इस रिलेशनशिप रहेगी, वो एनवायरनमेंट रहेगा, आग लगेगी। पर इसको अगर आप एजुकेट करते, उस हिसाब से नहीं किया गया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोचता है कि नहीं किसी, पर आपने इन्वॉल्व कहाँ किया लोगों को। जैसे मेरा कहना था कि आपने कोई 5 साल का प्लान क्यों नहीं बना, 3 हर साल साइकिलिंग क्यों है, फिर जाड़े भर चुप हो जाएंगे। एंड वी डोंट नो कि एक्चुअली इवन मेजरमेंट्स के बारे में भी डाउट्स हैं कि सही कितना हो पा रहा है। साइंस की, इसमें आदमी की गलती नहीं है, साइंस की गलती भी है। अच्छा। कि एग्जैक्टली सही क्या होना चाहिए, नंबर नहीं पता है। सर हम लोग कई बार ये भी देखते हैं कि कई बार इसको एज ए स्कैम भी देखा जाता है, और स्पेशली तब जब ये कहा जाता है कि जंगलात में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पेड़ प्लांटेशन के लिए अलॉट हुए, मतलब कागज़ों पे दिखाए गए कि 50,000 नए पेड़ लगा दिए गए, लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड जो है 1000 पेड़ होते हैं, और उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर ना हो, तो ताकि वो एक शील्ड का काम करता है फॉरेस्ट फायर उनके लिए। तो ये इस तरह के स्कैम की भी गुंजाइशों को मतलब नकारा तो नहीं जा सकता है। सोशली ये बात हमेशा से कही जा रही है। मैं मतलब इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर ये कहा जाता रहा है कि चीज़ों को छिपाने के लिए भी आग लगाई जाती है। एंड एज यू सेड प्लांटेशंस, तो इस तरह की बातें हमेशा रही हैं गॉसिप में, या सही ढंग से हम जानते नहीं। और करप्शन हमारी लाइफ का पार्ट तो है ही। सर अच्छा, जब भी उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर की बात होती है तो एक दोषी के रूप में जिस पेड़ का नाम सबसे आगे खड़ा होता है वो है चीड़। अब चीड़ पे दो तरफ की, मतलब लोग बोलते हैं कि चीड़ मेन रीज़न है क्योंकि वो एक तरह से पूरा बेड तैयार कर देता है जो कि बहुत क्विकली आग पकड़ता है बाकियों को। और सुंदरलाल बहुगुणा जी बार बार रिपीटेडली इस बात को कहा करते थे कि पहाड़ को जिन 4 चीज़ों ने बर्बाद किया है, मोटर रोड, शराब, चीड़ और डैम्स, तो मतलब चीड़ का उन 4 चीज़ों में चीड़ को बहुत प्रोमिनेंटली बोलते थे। लेकिन हम इसकी काउंटर ओपिनियन भी सुनते हैं और काउंटर उसके तर्क भी हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? एक तो मैं किसी पेड़ को आदमी की तरह ट्रीट करना, मुझे इसके खिलाफ हूँ। वो बेचारा पेड़ तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा और उसको हम ट्रीट करते हैं जैसे वो आदमी है। तो बहुगुणा जी ने डिससर्विस की, बिना साइंस को अलाउ नहीं किया इसमें आने में। मैं बहुगुणा जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ही यूज्ड टू कम टू आवर प्लेस, मगर इन्होंने कभी भी इन लोगों ने
ये बड़ी मुश्किल है कि साइंस को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। देखिए पूरे दुनिया में करीब कोई 113 पाइन स्पीसीज़ हैं। हमारी जो है ये पाइन भी एक ज़बरदस्त पाइन है। और ये जो नेचुरल बात कह रहे थे आप ना, बात चल रही थी कि पाइन को दो चीज़ करता है। पाइन में रेजिन है, पाइन का लेटर डिकम्पोजिशन स्लो है, बहुत स्लो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ओक से बहुत स्लो हो। कई दुनिया में ऐसे पाइन से जो 10-10 साल में डिकम्पोज करते हैं। हमारा पाइन 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में कर जाता है। तो उस तरह का भी नहीं है। तो इसके कारण वो फ्यूल प्रोड्यूस करता है। खुद जो है इसकी बार्क बहुत थिक है, इसने अपना इंतज़ाम कर रखा है और वो जलता नहीं है। ओक जो है, ओक का पेड़ तुरंत जल जाएगा, रीस्प्राउट करके कुछ बनेगा, पर ज़्यादा नहीं कर सकता है। सो पाइन टेक्स एडवांटेज दिस सिचुएशन। ये बात सही है, पर जो हम आग लगा रहे हैं तो हम प्रमोट कर रहे हैं बाई डूइंग सो। इन ए वे हम प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ भी आदमी का रोल है पाइन को जो है प्रमोट करने। इनएडवर्टेंटली कहते तो हम कि हम पाइन खिलाफ हैं, पर हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। पर दूसरा था कि पाइन जब घास की बात आती है, ग्रास गेवनी, तो किसकी, जो लोग कहते हैं गांव वाले चाहते थे कि हम घास ज़्यादा हो, वो किस फॉरेस्ट में आता है? वो तो पाइन में आता है, ओक में नहीं आता। तो इन ए वे इससे भी बढ़ा, पर दैट इज़ द पॉजिटिव थिंग। मतलब बहुत ज़्यादा फॉडर इकट्ठा हो रहा है। अगर देखा जाए जो स्टॉक में था, वो पाइन का भी रोल काफ़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ओक ज़बरदस्त स्पीसीज है, ओक के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट पाइन इंड्यूस करता है फायर को, और पाइन टेक्स एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन दो तरह से। एक तो थिक बार्क है, शेडिंग हो जाती है इसकी ब्रांचेस की, ओपन टाइप का फॉरेस्ट बनता है, लाइट बढ़ जाती है। लाइट जितनी बढ़ेगी उतना पाइन अच्छा ग्रो करेगा, और जितना ही आपका डीपर शेड होगा उतना ही ओक अच्छा करेगा। तो वो सक्सेशन जो अल्टीमेटली ओक में आना था, वो रुक जाता है। इस तरह से हम एक सस्टेन वे में अरेस्ट कर रखा है सक्सेशन को, हम पाइन को मेंटेन कर रहे हैं। पर एक सवाल आता है, जब आप पाइन ओक को आप काटते हो, फॉडर इकट्ठा करते हो, दो सिचुएशन बनती हैं। ओक की जगह डिफॉरेस्टेड लैंड बनता है या पाइन फॉरेस्ट बनता है, किसको चाहते हो? तो मेरा कहना है कि टू हैव फॉरेस्ट इज़ बेटर देन नॉट टू हैव फॉरेस्ट। और पाइन के उस तरीके से देखा जाए तो बिना न्यूट्रिएंट के रॉक्स के ऊपर भी आप देखा होगा आपने, बायोमास अच्छा खासा बनाता है। और एक लास्ट मैं पॉइंट देना चाहता था आपके लिए कि ये वाटर वाला मामला भी गड़बड़ है, सही नहीं है। जो कहते थे लोग, कहते पानी सोख लेता है, नहीं, जहाँ पानी कम होता है वहाँ ओक कैन डू बेटर। ओक अपने स्ट्रोमेटा को क्लोज कर देता है बहुत पहले, जब सूखा पड़ने के पहले। इसका मतलब वो इवेपोर ट्रांसपिरेशन नहीं करता। तो ये उस तरह की स्पीसीज, जैसे दिल्ली का आदमी जो होता है अपने दरवाजे में देखता है कौन है बाहर, तब खोलता है। तो पाइन सतर्क ज़्यादा है, तो उसकी जो ये कहते हैं सेफ्टी मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ओक जो है तुरंत खुल जाए, ओक देखेगा नहीं, नैनीताल जैसे आदमी की तरह खोल देगा दरवाजा अपने, और इट कीप्स स्ट्रोमेटा ओपन, क्योंकि वो मॉइस्ट जगह का है। तो जो अपने स्ट्रोमेटा को इस हद तक ओपन कर सकता है, मर जाएगा। जैसे डॉक्टर सती ने लास्ट में बताया था मुझे, मैसेज फोटोग्राफ भेजे थे, जिसमें कि जब सूखा पड़ता है तो ओक नुकसान होता है, बिकॉज ओक डजंट नो कि स्ट्रोमेटा बंद करना क्या चीज़ होती है, बिकॉज इट इज़ द स्पीसीज ऑफ मॉइस्ट प्लेस। पाइन उन जगहों का जहाँ सूखा पड़ता है, सूखी ज़मीन होती है, तो इसलिए वो बस सतर्क है इस पॉइंट में, मरेगा नहीं जल्दी, अपने स्ट्रोमेटा बंद कर लेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का वो एक स्ट्रेटजी है उसकी, जो काम आ रही है। तो ये कहना कि पानी ज़्यादा लूज करता है, ये गलत है। पर कई लोग सर ये बात भी कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ बिना बजाय इसके कि हम लोग एक बड़े जंगल देखते हैं जहाँ पूरा चीड़ का विस्तार है, जो कि एक्सक्लूसिव एक तरह से पाइन फॉरेस्ट हो गए हैं, उसके बरस अगर मिक्स फॉरेस्ट हो तो वहाँ चीड़ खराब नहीं है। मतलब जो लोग चीड़ को क्रिटिसाइज करते हैं, उनका एक तरीका है कि मिक्स फॉरेस्ट में चीड़ की भी एक पार्टिसिपेशन हो। अगर आप आग लगाते रहोगे तो फिर वो तो चीड़ी का रहेगा। आग से मतलब प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, वो प्रमोट होता है, आप मेंटेन कर रहे हो, आप कर रहे हो। चीड़ खुद, तो मैंने कहा कि सक्सेशन के हिसाब से ब्रॉड लीफ स्पीसीज आनी चाहिए, और ओक आ जाएगा, अल्टीमेटली पाइन चला जाएगा। ये नेपाल में कई जगह देखा जाता है, जहाँ मॉइस्ट कंडीशन होगी तो और ज़्यादा जल्दी आएगा। हम जो है डॉक्टर सती जैसा कहते हैं, हम ये उत्तराखंड दो चीज़ का सेंटर है। ये हमारे फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट नहीं भी कहते, दोनों का सेंटर, ओक का भी और पाइन का भी। बांज ओक का भी है, पाइन का भी है, दोनों के सेंटर्स ये उत्तराखंड है।
दैट शुड बी, मैं कई कुछ पेपर्स में लिखा भी कि स्पेशल फीचर है उत्तराखंड का। कश्मीर वैली में दोनों नहीं हैं, दोनों मानसून से जुड़े हुए हैं। सो दे करीब करीब दुनिया में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर 20-25 से लैटीट्यूड के ऊपर और 60 के बीच में सारा जो फॉरेस्ट है इन दोनों का है। तो ये इससे डरना नहीं कि सब ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी को ख़त्म नहीं करता। आप बिहेवियर से अपने थोड़ा बहुत वेरिएशंस कर सकते हैं। जब कल से अगर फॉडर का डिमांड जो है उसकी दूसरे तरह से मीट हो गई, फायरवुड के लिए जगह हमें लकड़ी मिलने लगा, गैस क्लीन एनर्जी मिलने लगी, तो हो सकता है ओक को फ़ायदा हो जाए एंड ओक में कम बैक। सर जो हम देखते हैं कि हिमाचल का और उत्तराखंड का लगभग एक जैसा टेरेन है, लगभग एक जैसा ऑल्टीट्यूड है, लगभग सॉइल एक जैसी है, और लेकिन इसके बावजूद भी हिमाचल में इतने, और रोड्स की भी जैसे हम बात करते हैं कि हाँ रोड कनेक्टिविटी हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ रोड्स पहुँच रही हैं वहाँ वहाँ फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो रोड भी हिमाचल में कंपैरेटिवली रोड्स का पेनिट्रेशन दूरस्थ इलाकों तक उत्तराखंड से ज़्यादा है, तब भी वहाँ फॉरेस्ट फायर के इतने केसेस क्यों नहीं होते जितने उत्तराखंड में होते हैं? एक तो ये था कि मैंने कहा कि दोनों का जो सेंटर है ओक पाइन का वो ये उत्तराखंड है। वहाँ पर बहुत सारा जो है इनर वैलीज़ हैं एरिया जहाँ पर पाइन नहीं जाता, ये पाइन नहीं जाता, दूसरा पाइन जाता है, मीन्स ब्लू पाइन, जो फायर वनरेबल है। तीसरा फाइन जिराडियाना है, चिलगोजा, वो जो है वो भी वनरेबल है। वो यही पाइन इसकी ताकत है जो इस तरह से एडवांटेज उठाता है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में सो वहाँ पर ये एरिया डॉक्टर सती मस्ट बी नोइंग इट बेटर, इनर वैलीज जो हैं, जो लेस मानसून वाले एरिया ज़्यादा है, उत्तराखंड करीब करीब न के बराबर है, बहुत कम एरिया जो इसीलिए आपने देखा ब्लू पाइन नहीं ज़्यादा है यहाँ, देवदार भी नेचुरल बहुत कम है। तो ये दो स्पीशीज का साम्राज्य रहा है इस सेंटर में यहाँ पर। सो दैट वे उत्तराखंड इज़ वेरी स्पेशल वेजिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सर, सती सर मैं आपसे थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल पक्ष के बारे में भी बात करूँगा कि जब से फॉरेस्ट विभाग बना तब से जंगलों में लगने वाली आग का कानून बनने का, या मॉडर्न सोसाइटी में जिसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन में जब कानून आते गए उनको और जंगलों में लगने वाली आग को, इस अंतर संबंध को कैसे देखा समझा जाए? ऐतिहासिक दृष्टि से हमारी आपसे बात हो रही थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट आग का और आग होना और आग न होने का कॉन्फ्लिक्ट तो सोसाइटीज़ का और सभ्यताओं का बहुत पहले से है। मैं ये कह रहा था कि रामायण की कहानी आप सुनते हैं, महाभारत की कहानी आप सुनते हैं, तो आप कहते हैं कि राक्षसों ने ऋषियों का यज्ञ विध्वंस किया। अब यज्ञ क्या वाली बात क्या थी, वो गाय ऋषि लोग जो थे, आर्यन जो थे, वो गाय भैंस बकरी वाले थे, उनको चरागाह चाहिए थे। वो यज्ञ का मतलब होता था वो जंगलों में आग लगाते थे, उसको यज्ञ कहते थे। और जो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनको पेड़ पौधे चाहिए थे, फल फ्रूट्स के लिए, वहाँ के एनिमल्स के लिए, वहाँ की वाइल्ड लाइफ की, तो वो उस आग को बुझाते थे। ये कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से चल रहा है। तो आप इसको और मॉडर्न टाइम में आप देखिए तो फॉरेस्ट से जब उत्तराखंड 1813-14 में फॉरेस्ट मतलब ब्रिटिशर्स के अधीन आया मेजर पार्ट, और 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की स्थापना हुई। उसका कारण ये था कि 1851-52 में आपके यहाँ रेलवे आई, आपको लॉग चाहिए थे, स्लीपर्स चाहिए थे, वो क्योंकि आपको रेलवे पटरी बिछानी थी, तो पहाड़ के फॉरेस्ट पे सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का, और उन्होंने कहा कि ये फॉरेस्ट सबके सब सरकार के हैं और लोगों के हक हुकूक एकदम से एब्रप्टली ब्लॉक कर दिया गया। इसकी वजह से एक जनता के बीच में एक रिजनमेंट इसके खिलाफ आया और जंगलों से लोगों के रिश्ता तोड़ने की यकायक ये कोशिश बहुत खतरनाक हुई। इसका रोल रहा है, इस बात का बहुत बड़ा रोल रहा है। तब क्या हुआ कि 20s में धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, लोगों ने आग लगाना शुरू किया। बाकायदा 1920-21 में तो बाकायदे इसको प्रोग्राम लॉन्च किए गए, एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, आंदोलन का एक बड़ा कारगर टूल बनाया गया कि जंगलों में आग लगाओ। इंग्लिश में वो टर्म इंसेंडियरीज कहते थे। इंसेंडियरीज जो बड़ी बड़ी आग लगाई जा रही है, दुश्मनी में लगाई जा रही है, इस तरह के टर्म यूज किए गए। तो ये लगातार ये लोगों ने आग लगाना मतलब एक तरह से प्रोटेस्ट का एक प्रोग्राम बना दिया। तो उसके चलते हुए फिर फॉरेस्ट एक्ट आया 1926 में।
पहला फॉरेस्ट एक्ट, तो फॉरेस्ट एक्ट में ये चीज़ें एड्रेस करने की कोशिश की गई, डिफाइन की गई गांव वालों को फॉरेस्ट, गांव वालों को फॉरेस्ट में राइट्स के उनके लिए, अधिकार गांव वाले सुनिश्चित- कहाँ तक फॉरेस्ट की काश्तकारी कर सकते थे वो गांव वालों का फॉरेस्ट होता था। फिर 2-3 तरह के फॉरेस्ट, एक ओपन फॉरेस्ट होता था, एक गांव वालों का कम्युनिटी फॉरेस्ट होता था, कम्युनल फॉरेस्ट जिसको बोलते थे, वन पंचायतें जिसमें बाद में बनी। और फिर उसके बाद एक कुछ पत्थर जैसे रखे जाते थे, उनको कहते थे मुंडारा, मुंडारा, उसके हाँ। ऊपर फिर सीधे फॉरेस्ट वालों जंगल। तो ये होता था। लेकिन ये प्रवृत्ति जनता के बीच में आग लगाने की प्रवृत्ति मतलब प्रयास से आई है, ये एक बात तो है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बड़ा पड़ाव 1981 में जो फॉरेस्ट एक्ट में जो बदलाव आया, जो चिपको आंदोलन के सफलता के तौर पर देखा गया, उसमें ये कर दिया गया सहसा कि 1000 मीटर से ऊपर के जो हिमालयी क्षेत्र है पहाड़ों में, उसमें ब्लैंकेट बैन कर दिया गया कॉमर्शियल फेलिंग के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए हुई थी, कंजर्वेशन के लिए थोड़ी हुई थी। यहाँ अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज ए कंजर्वेशन डिपार्टमेंट हो गया है। अब हर फॉरेस्ट को आप एक ही तराजू से नहीं तोल सकते हैं, उसमें सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस का भी अपना बहुत बड़ा रोल है। अब आपने फॉरेस्ट को, पहाड़ के फॉरेस्टों को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को केवल एक ही रोल दे दिया, इन जंगलों को बचाओ। अब वो कितना बच रहा है, किस तरह से अब अलग अलग तरह के फॉरेस्ट को इस प्रवृत्ति से अलग अलग तरह के फायदे नुकसान हुए। सर ने कहा कि ब्रॉडली फॉरेस्ट तो बहुत, जैसे बांझ का फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट के फायर के प्रति बड़ा संवेदनशील है और उससे उसको नुकसान होता है। लेकिन चीड़ को इसका बड़ा फायदा हुआ। चीड़ क्योंकि फायर प्रमोटिंग, फायर रेसिस्टेंट स्पीसीज है, तो उसने प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो नॉट ओनली दैट, जो आप कह रहे थे ना कि फॉरेस्ट पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन प्ले विद पाइन, पाइन को आप काट सकते हो, लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, यू कैन प्ले। ये रिसोर्स के लिए उस तरह का था। इसका बैन करना शायद पाइन के हित में भी नहीं है। मतलब जिस तरह से डेंस जो उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सब लूज कर रहा है अपने, बहुत उसके बाग थिकनेस कम हो रही है, डेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका यूज़ शायद कल ना हो पाए। इन ए वे अब वो जो जिस तरह से और भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं इससे, बहुत बड़े इशू ये भी है कि लकड़ी शायद आप कल्चरली आप लकड़ी को नहीं यूज़ करना चाह रहे हो। हमने सोचा था कि आप लकड़ी यूज़ करोगे, टिम्बर, कम कार्बन फिक्स करोगे और ऐसे मेंटेन करोगे। अब जो है वे जिस तरह से ये सब चला है, ना लकड़ी काटने वाले लोग हैं, ना उस पर काम करने वाले लोग हैं, टेबल बनाने लोग नहीं है, फर्नीचर बनाने वाले लोग नहीं रह गए। इन आप एक तरफ से कहते हो स्किल को हम वैल्यू करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, और दूसरी तरफ से ये इसके बारे में कभी कोई पॉलिसी तो है नहीं, मैंने तो देखा नहीं कोई पॉलिसी कि आप क्या चाहते हो। इस दुनिया में ये बातें चली थी कि हम फॉरेस्ट को में कार्बन रखेंगे, लकड़ी के अंदर भी और खड़े पेड़ में भी, और उसका जो फर्नीचर था उस पॉलिसी का क्या है, कुछ नहीं। आई डोंट सी एनीथिंग, एनी वर्ड अबाउट दीज थिंग्स। इवन आज भी जो है फायर सही है कि गलत है, कोई पॉलिसी है? मतलब मेरे हिसाब से छोटी छोटी फायर ठीक थी, अनटिल पोल्यूशन केम, अनटिल पोल्यूशन एंड ब्लैक कार्बन का इशू जब तक नहीं आया था तब तक ये सर क्या ये फॉरेस्ट फायर, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि ये पोल्यूशन का इशू बाद में आया, तो पहले जब फॉरेस्ट फायर्स होते थे उस समय तक वो अपने आप में फॉरेस्ट फायर पोल्यूशन का एक बड़ा इशू एज रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, या साफ थी? आपकी गाड़ियाँ 10 साल में तो आई हैं, जो अब जो एयर है, अब ये जो कुछ हो रहा है वो तो ये तो टेम्प्रोरी है आपका ब्लैक कार्बन वगैरह से। बाकी साल भर तो आप गाड़ियों के दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा होता है। देहरादून का डेटा शो करता है ब्लैक कार्बन हाईएस्ट जो है दिसंबर में है, उस समय फायर ज़्यादा नहीं है। तो अब तो इतना बड़ा पोल्यूशन के हम मान चुके हैं, एक्सेप्टेंस हमारी है कि हम, जैसे मैंने कहा ना, टूरिज़्म आप एक्सेप्ट करोगे चाहे जो हो जाए आपके साथ। जो इस तरह के कल्चरल चेंजेस आए हैं वो भी नोमैडिक बिहेवियर के साथ है, क्योंकि हम नोमैड थे पहले भी। सो सम ऑफ द बिहेवियर जो है हम अभी मेंटेन कर रहे हैं। और कभी भी जो क्या, जैसे फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, फॉरेस्ट आग के बारे में कहीं है लिखा हुआ? जैसे मुझे तो नहीं पता है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या छोटी छोटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कोई बात है कहीं? देयर शुड हैव बीन समथिंग। क्योंकि उस समय जो अंग्रेज लोग आए थे उनके वहाँ बैन सीख के आए थे वो, नो फायर। तो हमारे खिलाफ जो है पब्लिक को बहुत नाराज़गी इस बात पे हुई, ही मस्ट बी नोइंग बेटर, कि उन्होंने कहा कि लोग भाई जो ये लोग आग लगा रहे हैं ये कहा गया, या रेड इंडियंस आग लगाते हैं गलत कहा गया। एक्चुअली बाद में पता चला कि फायर चाहिए बड़ी फायर को बचाने के लिए। तो आज भी कोई है ऐसी पॉलिसी?
नहीं दिखाई देती है, मुझे नहीं तो नहीं नज़र पता आती है है, कि जी। कोई अच्छा, declare ये भी forest एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि जो सर बता रहे हैं कि अगर जिस तरह के इंसिडेंट्स फॉरेस्ट फायर के होते हैं, सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो उतने डराने वाले या कंसर्निंग नहीं हैं, इसलिए क्योंकि अगर फॉरेस्ट फायर्स की इस तरह की छोटी घटनाएं नहीं होंगी तो जब होंगी वो बहुत बड़ी घटनाएं होंगी, जिसका भी एग्जाम्पल सर ने दिया। डीपॉपुलेटेड उत्तराखंड में जी जब लोग जा चुके होंगे तब क्या होगा। जी। और जो मैं कह रहा था कि लकड़ी के बारे में कोई पॉलिसी, टिम्बर के बारे में कोई पॉलिसी है कि हम यूज़ करना चाहिए कि नहीं, ज़्यादा बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जबरदस्ती देने की बात, इसका इंतजाम बात आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। मशीन में बनी हुई जो टेबल है, हम भी सस्ती पड़ेगी तो हम लेंगे उसी को। सो वी डोंट हैव एनी पॉलिसी अबाउट दीज थिंग्स। और हम सर टिम्बर इम्पोर्ट शायद कर रहे हैं अब। और एक ये आपकी बात से ही मुझे ध्यान आया, जो जिसका थोड़ा सा जिक्र अभी भी आया था बीच में, कि इस फॉरेस्ट फायर से चीड़ अपने आप को जिस तरह से इवॉल्व करता जा रहा है, वो जैसे आपने बताया कि उसकी बाग अब पतली है और अगर उसको फायर जब बहुत डेंस फॉरेस्ट बन जाएगा, जी जहाँ बैन कर दिया, तो तब बाग पतली हो जाएगी। उसको लाइट चाहिए हाँ अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए। पाइन इज दुनिया में पाइन एक ओपन फॉरेस्ट है जिसमें लाइट आती है, खुला रहता है। और जो अनलाइक से अदर फॉरेस्ट, तो अब आप उसको बना चुके हैं डेंस फॉरेस्ट, स्टैंड्स बन रहे हैं, उसमें बाग भी बहुत थिन हो रही है और उसके वुड क्वालिटी बहुत ख़राब होगी, टिम्बर भी वैल्यू कम होती तो जाएगी। मतलब चीड़ जिस हिसाब से कई जगह तो प्लांट किया गया था, वो जिस समय रेलवेज आई और जिसका भी जिक्र आया, ज़्यादा नहीं हुआ है। हमने अच्छा। कहा हमारी कैपेसिटी कहाँ है। परंतु जो मुझे पता नहीं रेलवे के लिए प्लांट किया गया नहीं किया गया, लेकिन एक प्रोजेक्ट आ गया जलागम प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक की स्कीम थी। 80s में उन्होंने बहुत प्लांटेशन किया सर। उन्होंने गढ़वाल में, पौड़ी में, चमोली में, टिहरी में। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि टिहरी में आप चंबा से टिहरी जाओ तो बीच का जितना भी वो फॉरेस्ट है वो प्लांटेड है। पौड़ी से और ज्वालपा तक जितना भी चीड़ का फॉरेस्ट है वो प्लांटेड है। मेरे गांव पोखरी में जाओ तो वो नीचे एक चारी जिसको बोलते हैं, पूरा एरिया पूरा उन्होंने प्लांटेड। वो ज़्यादातर ये किया कि उन्होंने कंडीशंस क्रिएट की कि पाइन को फ़ायदा हो जाए। और प्लांटेशन नेचुरल, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज दुनिया में सारे प्लांटेशन, पूरा साउथ अफ्रीका, सदर्न हेमिस्फीयर में पाइन नहीं घुसता, ना वो घुसता ना पाइन घुसता है, पर सब जगह इनके प्लांटेशंस हैं। इवन देन जो पॉइंट मैं रेज करना, सिर्फ 6 या 5% प्लांटेशन है दुनिया के फॉरेस्ट का। डू यू नो इट? नहीं सारा नेचुरल फॉरेस्ट है। तो मुझे नहीं पता है उत्तराखंड में इतनी कुवत थी लोगों की प्लांटेशन लगा दी इतने बड़े बड़े। आई डाउट, मेरा अपना रिजर्वेशन इस पॉइंट पर। मुझे लगता है 10% होगा, 9% होगा, 6 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हम वर्ल्ड से, जहाँ पर सदर्न, पूरा अफ्रीका तो पूरा भरा हुआ प्लांटेशन से है। ये प्लेन्स पूरा प्लांटेशन से भरा, उसको जोड़ते हुए भी दुनिया में 6-7% है। पूरा यूकलिप्टस तो प्लांटेशन ही है। प्लेन्स आज का उत्तराखंड, ये जो यूपी का प्लेन्स है वो सब प्लांटेशन में भरा हुआ है। इवन देन ग्लोबली 4-5-6% से ज़्यादा प्लांटेशन नहीं। इसलिए मुझे डाउट है, मैंने कभी देखा नहीं कि 20 हेक्टेयर का किसी ने फॉरेस्ट लगा दिया हो। मैंने तो नहीं देखा। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी क्लेम करता बता दे कहीं। जी सर, कंक्लूड करेंगे तो वो तो अब एक तरह से हाइड करते हैं इस बात को कि हमने प्लांटेशन किया है, लेकिन ये हाँ इतना बड़े नहीं हुए होंगे, लेकिन प्लांटेशन उन्होंने चीड़ का भी किया है। चीड़ की पौधशालाएं तो तुमने देखी होंगी कई तो नहीं, उनको प्रमोट किया। प्रमोट इससे पाइन को बहुत तरह से प्रमोट किया कि आपने कहा कि ओपन कर दिया पाइन, जो ओक में ओक को काट दिया या जूनिपर को काट दिया और उसके सीड गिरते चले गए, लाइट बढ़ा दी। इस तरह से चीज़ें काफ़ी की गई। मैंने यू कॉल इट सिल्वीकल्चर मैनिपुलेशंस विच फेवर पाइन। इस तरह के तो बहुत हुए हैं सर। कंक्लूड करेंगे मैं बता इस दूं, चैट जी पर अगर आप 1880 की किताब पढ़ें जी कि क्या था यहाँ पर, तो एक सेंटेंस मुझे अभी तक याद है, इट वाज ऑल पाइन एंड पाइन। 1880 में हाँ, इट वाज ऑल पाइन एंड पाइन इन अदरवाइज ग्रासी स्लोप्स, इन अदरवाइज ग्रासी स्लोप्स। तो मतलब बांझ कम बात हो रही है नहीं नहीं, पूरे यस हिमालय, इट वाज ऑल पाइन एंड पाइन इन अदरवाइज ग्रासी स्लोप्स। अच्छा, ये जो है मतलब ये तो 90% मैं क्लेम कर सकता हूँ, 90% नेचुरल पाइन था जिसको हम प्रमोट करते हैं बाई डूइंग दीज थिंग्स। ओके। ये पाइन, और ये जो है यही नहीं रहा ना, दुनिया भर में ही रहा। जो पाइन 113 है और वो करीब 500 से 600 है स्पीसीज। मगर आज भी अगर देखा जाए एरिया, शायद मुझे लगता है पाइन का ज़्यादा होगा। पाइन का ज़्यादा होगा। सो इट इज़ ए फिनोमिनन इन ए वे।
एक जो पुरानी एंशियंट स्पीसीज है वो पाइन मोर एंशियंट है देन ओक। ये बचे हुए हैं बिकॉज ऑफ पाइन स्टेबिलिटी, नहीं तो और कोई जीनस नहीं है जो उस ज़माने का बचा हुआ हो, इस तरह से फ्लरिश कर रहा हो। सर्वाइवल ज़्यादा है। मैं किसी और का नहीं है। सर इसको इस चैट को रैप अप करेंगे। दोनों पक्ष, दोनों पहलुओं पर हमने फॉरेस्ट फायर को जिस तरह से देखा जाता है उसके कई इन्फॉर्मेशंस आपको नई डॉक्टर सिंह साहब की बातों से मिली होंगी कि किस तरह से सिर्फ एक प्लांट को ब्लेम करना या फिर सिर्फ एक ही तरह का नैरेटिव जिस तरह से फॉरेस्ट फायर्स को लेकर के चलता है उसको आप उन्होंने जिस नज़रिए से जिस उससे बात करी, लेकिन सर जिस तरह से अब प्रॉब्लम्स जो उसके नुकसान हैं, जो उसके एनवायरमेंटल लॉसेस हैं, जो ह्यूमन सोसाइटीज़ को, हैबिटेट्स को लॉसेस हैं, और स्पेशली उत्तराखंड जैसी जगह जहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे और फॉरेस्ट का वो वाला एरिया जो बढ़ता जा रहा है, उसके समाधान के रूप में मतलब गवर्नमेंट्स, जैसा आपने जिक्र भी किया कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नज़र नहीं आती है, या आपने जिक्र किया कि 5 ईयर प्लान हमको क्यों नहीं दिखता, 3 ईयर प्लान हमको क्यों नहीं दिखता, और ये भी एक्सेप्ट शायद सरकार ऑन पेपर्स नहीं कर रही है कि फॉरेस्ट फायर इज़ गुड और बैड, तो कुछ कहती ही नहीं है, कुछ कहती नहीं है इस बात पे। ये सब वेरी करेगा कहाँ के लिए ठीक है, कहाँ के लिए नहीं ठीक है, जी। किस तरह के फायर कह रहे हैं। फायर इज रेजीम, इट इज़ नॉट द फायर। फायर रेजीम इज़ इम्पोर्टेंट। कौन सी फायर, सरफेस फायर, छोटी फायर, इसकी बात हो रही है, या आप कहते हैं कि सब वो जो स्टैंड चेंजिंग फायर, क्राउन फायर जैसे, तो फायर इसका थोड़ा सा ये डिफरेंस भी एक बार बताइएगा दर्शकों को। फायर हैज द रेजीम, इसका एक डिफरेंस भी बताइएगा ताकि लोगों को समझ में आए कि उससे क्राउन फायर किसे कहा जाता है, ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको थोड़ा। अगर ये जो मैंने कहा ना, अगर आपने फायर नहीं लगाई छोटी छोटी तो क्राउन फायर में कन्वर्ट होगा। क्राउन फायर में जब श्रब्स और वुडी प्लांट्स मिलेंगे उसको चढ़ने के लिए, शेडिंग नहीं होगी ब्रांचेस की, तो उस स्टेज में जो वो फायर ऊपर तक चली जाएगी, सीढ़ी का काम करेंगे जो वेजिटेशन है। अभी जो इस पाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, उसने ब्रांचेस शेडिंग होती थी, सेल्फ शेडिंग होती थी, कोई और ग्रास होता था, पाइन होता था, तो चढ़ नहीं सकता था, वो फायर नहीं चढ़ती थी, इसलिए बहुत सारी फायर हमेशा ऐसी रही। दूसरा जो डिफरेंस मैं बताऊँगी, एक्चुअल वैल्यूज़ जो है करीब करीब पाइन अप टू 6 सेंटीमीटर थिक बार्क दे सकता है, और ओक जो है ज़्यादा 2 सेंटीमीटर। ओक बहुत कमज़ोर नहीं है कंपेयर टू अदर स्पीसीज, पर कंपेयर टू पाइन चीड़ के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बार्क की जलने की प्रवृत्ति भी मेरे ख्याल से कुछ फायर रेजिस्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि बार्क जो चीड़ का बार्क है, आपने देखा होगा कि पहाड़ों में चीड़ के बार्क को जो लोहार होते हैं वो उसके लिए हथियार के लिए उसको यूज़ करते, क्यों? वो हाई टेम्परेचर देता है, वो तब जलेगा जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। और जो ओक का बार्क होती है उसको तो हम फ्यूल घर में खाना बनाने के लिए उसके ईंधन को उपयोग करते हैं। तो चीड़ का बार्क शायद एक तो सर काम मोटा होता है, दूसरा मुझे लगता है कि हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, मतलब हायर टेम्परेचर तक फायर रेजिस्टेंट है। सर सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो मतलब किस तरह से सरकार को किस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए? अभी जो हम देखते हैं कि अभी तो वो जिस पर थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि अभी सरकारें ये करती हैं कि 8,000 रुपये की दिहाड़ी पर कुछ लोगों को इन कुछ महीनों के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है, उनके पास प्रॉपर गियर नहीं होते हैं उससे लड़ने के लिए। वो एक अलग इशू है कि कितने कम संसाधनों में और किस तरह की जॉब, कितनी एक वन दरोगा के पास में कुछ ऐसे लोगों को 8,000 रुपये की दिहाड़ी पर उनको एम्प्लॉय किया गया है और उनके पास कोई प्रॉपर गियर नहीं है आग बुझाने का, तो कि उतनी जंगल की आग के बीच में वो कितना डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं जब वो, तो क्या सर ये मतलब ये एक मजाक जैसा नहीं लगता है सरकार के पार्ट पे कि एक मतलब खाना पूर्ति के लिए या फिर दिखाने के लिए इस तरह की वो लेके आई जाती हैं कि इसे एज ए सॉल्यूशन पेश किया जा रहा है कि हाँ अब जब लग गई है आग तो हमने समाधान के रूप में कुछ सैनिक तैयार किए हुए हैं जो इसको रोक लेंगे। नहीं, जैसे एक बात तो सर ने बहुत महत्वपूर्ण कही कि चीड़ का सबसे बड़ा नुकसान शायद इसमें भी हो रहा है कि चीड़ का फेलिंग को, कॉमर्शियल फेलिंग को बैन कर दिया गया है 100%। अब ये 100% बैन होने की वजह से चीड़ की फायर प्रमोटिंग है, तो चीड़ की कॉलोनीज बहुत बड़ी बेतहाशा तादाद में बढ़ गई है, तो एक तो फायर इससे भी बढ़ रही है। तो एक तो फॉरेस्ट एक्ट में जो ये प्रावधान किया गया है इसको अमेंडमेंट करना, इसको नियंत्रित, उसका दोहन जरूरी है, सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस अपनानी पुनः बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये है हुई। दूसरी बात ये है कि सर ने कहा कि सर जैसे डिस्कशन में भी कर रहे थे कि
जब आग लगती है तब भी बात होती है। हाँ भाई कायदे अनुसार फॉरेस्ट फायर के बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या इससे जुड़े हुए जितने भी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें डिस्कशन तो तब होना लीन पीरियड में होना चाहिए जिन दिनों में फॉरेस्ट आग नहीं है। उन दिनों तैयारी कैसे करें, उसको कैसे रोकें ताकि लगे ही नहीं आग, नियंत्रित लगे, इस तरह की चीज़। उसकी तैयारी टूल्स कुछ है ही नहीं आपको। आपने 6 महीने के लिए वो उनको अपॉइंटमेंट 3-4 महीने के लिए उनको अपॉइंट कर देते हैं जो बहुत ही लो पेड, बहुत ही गरीब लोगों को, और उनके पास भी संसाधन कुछ नहीं होते हैं। कुछ संसाधन नहीं होते हैं, वो बेचारे जैसे तैसे आग बुझाते हैं। दूसरी बात, पूरा तंत्र, जैसे हमने कहा कि आग चाहे चीड़ कल्प्रिट इसलिए देखा जाए कोई चीड़ प्रमोटिंग है, लेकिन चीड़ आग थोड़ी लगा रहा है, आग तो तिल्ली लगाती है ना, और तिल्ली आदमी झाड़ता है। तो असली कल्प्रिट चीड़ नहीं है, आदमी है। ये बात समझने की जरूरी है कि भैया ये बड़े तरीके से इसमें मोबिलाइजेशन, अवेयरनेस कैंपेन, एजुकेट करने की ज़रूरत है, संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है। जंगलों से कनेक्शन टूट गए हैं सोसाइटी के, वो कनेक्शन किस तरह से जोड़े जाएं नए सिचुएशन में। आप पुनः रिवर्स बैक तो नहीं जा सकते, लेकिन नई तरह की परिभाषा से अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा है, फॉरेस्ट के साथ उनका रिलेशन एम्प्लॉयमेंट से जोड़ दो ना सोसाइटीज़ का। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और सर कह रहे हैं जैसे कि 5 साल का 10 साल का प्लान तैयार करो, कुछ पायलट तौर पे प्रोजेक्ट चलाओ, पहले एक्सपीरियंस से उसको रिप्लिकेट तब किया जा सकता है। कुछ तो ऐसा शुरू हो जो केवल ऐसा लगे कि फायर को एड्रेस करते हुए एक इकोलॉजिकली वाइबल, सोशली वाइबल और इकोनॉमिक दृष्टि से वाइबल, इन्वायरमेंटली वाइबल एक मॉडल के बारे में सोचा भी जा रहा है। इम्प्लीमेंट होना तो दूसरी बात है। तो कुछ इस तरह से बातें होनी चाहिए। सर बस वही लास्ट क्लोजिंग रिमार्क मैं आपसे लूँगा कि जिस तरह से अब पूरा जिसको फायर सीज़न ही कहा जाने लगा है इस पूरे ड्यूरेशन को, 15 फरवरी से मई एंड वाला, और जिस तरह से ये रिपोर्ट होता है अखबारों से लेकर के तमाम जगह तक, इंटरनेशनली भी, बल्कि उत्तराखंड की फॉरेस्ट फायर्स पे काफ़ी रिपोर्टिंग क्लाइमेट चेंज से जोड़ दिया गया, क्लाइमेट चेंज से जोड़ दिया गया है। खासकर ये जो हीट वेव्स वर्ड आने लगा है, हम लोग तो हीट वेव जानते ही थे। हाँ। उनके लिए 40 का मतलब क्रॉस होता था, हीट वेव होता है। हम मुझे तो याद है हम 45 में रहते थे, तो हीट वेव शब्द बाहर से आ गया, तो इस फायर को हीट वेव से भी जोड़ा गया है। तो सर एक आम आदमी को, उत्तराखंड के रहने वाले को, पहाड़ों के लिए कंसर्न जिन लोगों का है उन लोगों को, एनवायरमेंटली कंसर्न जो लोग हैं उन लोगों को, जब वो फॉरेस्ट फायर के बारे में इस तरह की खबरें पढ़ते हैं और तो उनको कितना डरने की ज़रूरत है, उसको कैसे, उस फॉरेस्ट फायर की घटनाओं को कैसे परसीव करने की ज़रूरत है, और फॉरेस्ट फायर्स की अभी जो स्थिति है उसमें उसको रोकने के लिए अगर पॉलिसीज़ बने तो उसके लिए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आगे क्या चीज़ें लैक करती हैं और उनको आगे किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि उन्हें काम करना चाहिए। ये मैंने जो वर्ड यूज़ किया था फायर रेजीम, जी तो एक तो फायर रेजीम शब्द जो है, मतलब दीज आर स्मॉल सरफेस फायर्स कहलाती है। ये फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करती। अगर आप अक्टूबर तक जाएंगे तो हो सकता है आपको पता भी चले कुछ हुआ था। पर माय पॉइंट इज़ दिस कि अगर पोल्यूशन और ब्लैक कार्बन जो ऑलरेडी बहुत बड़ा इशू हो चुका है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दिस शुड बी टेकन मच मोर सीरियसली देन दे हैव बीन टेकिंग। दूसरा था कि इसके इम्प्लीकेशंस छोटा सिर्फ उत्तराखंड नहीं है। आप जो है, आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं टिम्बर यूज़ करने में, कहाँ से टिम्बर इंपोर्ट हो रहा है। जैसे इंडिया का फॉरेस्ट कवर इम्प्रूव हो गया, पर हम टिम्बर खर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे, वी डोंट नो कि कहीं मलेशिया का फॉरेस्ट तो नहीं काट रहे हैं। सो दीज थिंग्स शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। ये ब्रॉडर इशूज़ हैं। या लकड़ी जो है, फर्नीचर मकानों से लकड़ी को आप ख़त्म करना, इसलिए मैं कह रहा हूँ लकड़ी बार बार जोर दे रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ द सिक्वेस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है। कार्बन को आप कहते थे 100 साल खड़े 100 साल पड़े, 100 साल तक कार्बन साल में रखा जा सकता है, पड़े में भी। ऐसे ही बहुत सारे मकान आज भी नैनीताल में जो 100 साल पुराने हैं और जिसमें चीड़ भी था, और वो लकड़ी जो अभी बची हुई है वो कार्बन फिक्स था। हम क्या चाहते हैं, मतलब ये बात तय होनी चाहिए कि हम लकड़ी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। एक मुझे याद है कि देहरादून में किसी ने कहा था कि मैंने पूछा लकड़ी के फर्नीचर नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा सर लकड़ी तो खुद ही ऑर्नामेंट है, पर दिक्कत ये है कि कौन कराएगा, किससे कराएंगे हम, वो इज़ द वर्कर। तो एक तरफ से हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट करेंगे, दूसरी तरफ स्किल लोगों के लिए जॉब नहीं है। ये सब मिसमैच जो चल रहे हैं, इसका इसलिए चल रहा है कि बिकॉज देयर इज नो थॉरो अंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं कर रहा। जैसे हम लोगों ने अभी सोचा, ये मुझे पहली बार दिमाग में आया कि फायर के लिए पॉलिसी क्या है हमारी, हैज़ इट बीन एनालाइज प्रॉपरली। मुझे इसलिए लगा कि
सो वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स। और जो बात ये चल रही थी, छठे साल हम क्या करेंगे, हम आज से काम करें और प्लान करें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी करना है, या 8th ईयर में कोई फायर नहीं लगेगी। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? या होगी तो हम जान के लगाएंगे, उसको पता होगा हम कि कैसे कंट्रोल करना है, किस दिन करना है, इसकी डेट होगी तय, या ये रैंडम नहीं होगा जहाँ जब चाहे लग जाए। और आप देख लीजिए सीधा कि ये कुछ हद तक नेचुरल है कि मैंने बताया कि लीटर का गिरना ज़रूरी है, टेम्परेचर का बढ़ना ज़रूरी है, और पाइन का होना ज़रूरी है, तो ये सब मिला के जो है नेचुरल है। अदरवाइज पर ट्रिगरिंग फैक्टर तो आदमी है, ट्रिगरिंग फैक्टर हमेशा ह्यूमंस हैं। हाँ, हम अब इस दुनिया में सभी जगह हम ही हैं जी। ये तो कोई नई बात तो नहीं है। अब तो एंथ्रोपोजेनिक वर्ड का मतलब ही होता है कि ये हमारा है, ये सब कुछ हम बना रहे हैं, हम तय कर रहे हैं। कौन से जैसे डॉक्टर सतीन बताए कौन सा एनिमल बचेगा नहीं बचेगा, हम तय कर रहे हैं अब तो, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स मर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है, दे आर नॉट इवन स्टैटिस्टिकली प्रेजेंट। तो ये तो आपके शहर में बहुत सारे लोग स्टैटिस्टिकली प्रेजेंट नहीं है, हम मानते भी नहीं वो हैं, तो ये तो दिक्कत ये हो रही है। जंगलों की आग से जुड़ी ये तमाम चर्चा आपने सुनी, दोनों पक्ष आपने जाने। अमूमन ये होता है कि लोग ऐसे परसीव करते हैं कि जंगलों में आग लगी है तो उसके हमेशा नुकसान ही हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट से जिस तरह से हमने बात की, उन्होंने बताया कि कुछ हद तक ये ज़रूरी है, और अगर ये नहीं होगा तो आने वाले समय में शायद बड़े डिज़ास्टर्स के लिए जगह बनाएगा। लेकिन उसके अपने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं, जैसे डॉक्टर सती ने भी बताया कि उत्तराखंड जैसी जगह पे जहाँ पर एक बड़ा कारण डिज़ास्टर्स का लैंडस्लाइड है, तो फॉरेस्ट फायर्स उसके लिए भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों पहलुओं पर इसके इर्द गिर्द बात हुई। आप लोगों को ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। आप लोगों को ये चर्चा कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिएगा बारहमासा।